1811-4000। यही कंज्यूमर हेल्पलाइन। जागो ग्राहक जागो। नमस्कार, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। वो भारतीय रसोई ही क्या जिसमें घी और तेल के छौंके न लगते हों, जहां से घी और तेल की खुशबुएं न निकलती हों। शायद ये जो घी और तेल है वो हमारी जीवन का एक अभिन्न हिस्सा ही बन चुका है और भारत में तो परंपरा ही है घी और तेल खूब खाने की। लेकिन अक्सर देखा गया है कि डॉक्टर आगाह करते रहते हैं कि ज्यादा तली भुनी चीजें हमें नहीं खानी चाहिए। अभी हाल ही में CSC की एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक वनस्पति तेलों में ट्रांस फैट होता है जो कि सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक है और अगर अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से देखें तो इन मानकों के हिसाब से कई गुना ज्यादा है जो कि हमारे वनस्पति तेल में पाया जाता है। अब सवाल यह है कि अगर ऐसा है तो हम ये जहर क्यों खा रहे हैं और इस पर कोई अंकुश क्यों नहीं लगता। आज इसी की पड़ताल करने की कोशिश करेंगे। चर्चा में हमेशा की तरह हमारे साथ खास मेहमान, हमारे विशेषज्ञ बैठे हुए हैं और जनता जनार्दन बैठी है जो खूब घी तेल का छुका खाना पसंद करती है। कढ़ाइयां चढ़ती रहती हैं सभी घरों में। लेकिन इनसे ये बातचीत हम शुरू करें इससे पहले आइए जरा जायजा ले लें कि आखिर ये ट्रांस फैट क्या है और वनस्पति तेलों की स्थिति आखिर है क्या। खाने के तेल खास तौर से वनस्पति स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, ये तो कमोबेश हर आम आदमी जानता समझता आया है। लेकिन भारत में उपलब्ध लगभग सभी बड़ी ब्रांड के वनस्पति तेल सेहत के लिए कितने घातक हैं, इसका खुलासा तब हुआ जब सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने अपनी शोध रिपोर्ट में इसके बाबत खतरे की घंटी बजा दी। CSC द्वारा पिछले हफ्ते जारी रिपोर्ट में भारत के तकरीबन 30 बड़े ब्रांड के खाद्य तेलों की पड़ताल की जानकारी उपलब्ध करवाई गई, जिसमें इन सभी वनस्पति खाद्य तेलों में ट्रांस फैट यानी कृत्रिम वसा की मात्रा अंतर्राष्ट्रीय मानकों से कई गुना ज्यादा पाई गई। इन तेलों में निर्धारित मात्रा से 5 से 12 गुना ज्यादा पाए जाने वाला ये ट्रांस फैट किस प्रकार की घातक बीमारियों को न्योता देता है, इस बात का खुलासा भी इस रिपोर्ट में किया गया है। जाहिर है आज जब पूरी दुनिया में डायबिटीज के मरीजों की सबसे अधिक संख्या भारत में है और भारत हृदय रोगियों का गढ़ बनता जा रहा है, तो इस तरह का खुलासा किसी खतरे की घंटी से कम नहीं। हृदय रोग और डायबिटीज के अलावा ट्रांस फैट कैंसर, अल्जाइमर जैसे रोगों तथा नवजात शिशुओं और गर्भवती महिलाओं में भी बीमारियों को न्योता देता है। ऐसा नहीं कि खाद्य पदार्थों में ट्रांस फैट पर सरकार द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। सितंबर 2004 में ट्रांस फैट के मानक तय करने के लिए एक उप समिति बनाई गई थी, जिसने भारतीय खानपान और परिवेश में इसकी 12 से 15% तक मौजूदगी को सुरक्षित माना था। लेकिन बीते 5 वर्षों में कई दौर के परामर्श के बावजूद इस पर किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका। उप समिति ने इस बात को स्वीकारा था कि अगर वनस्पति पर कोई सख्त मानक तय कर दिए गए तो बहुत सी उत्पादन इकाइयां इस मानक पर खरा न उतर पाने से बंद हो जाएंगी। दरअसल ट्रांस फैट की मात्रा को सीमित करने के लिए वनस्पति उत्पादन में जिस आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल की आवश्यकता पड़ती है वो भारतीय उत्पादकों के पास उपलब्ध ही नहीं है, जबकि विश्व के कई छोटे पर विकसित देशों ने इस तकनीक को सहजता से अपना लिया है और कड़े मानक भी तय कर दिए हैं तथा कई देशों ने निर्धारित मानक से ऊपर के ट्रांस फैट पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिए हैं। ये सही है कि ट्रांस फैट के मुतालिक दुनिया भर में कोई एक मानक तय नहीं किया जा सकता और खाद्य पदार्थों में ट्रांस फैट की उपलब्धता उस देश की जलवायु पर ही निर्भर होनी चाहिए। डेनमार्क में अगर ये 2% तक तय है तो भारत जैसी जलवायु में निश्चित तौर पर ये अधिक होनी चाहिए, क्योंकि गर्म मौसम में अधिक पसीना शरीर में वसा की जरूरत बतलाता है। लेकिन कोई एक मानक तो होना ही चाहिए जो अपनी बड़ी आबादी को घातक बीमारियों से दूर रख सके। भारत में खाद्य पदार्थों में ट्रांस फैट की अधिक उपलब्धता का खतरा इसलिए भी ज्यादा है कि यहाँ खान पान के चलन में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। मध्यम वर्ग और एकल परिवार अब परंपरागत रसोई से दूर हो रहे हैं और अपने भोजन को फास्ट फूड या फिर रेस्टोरेंट में तलाश रहे हैं। घर के बने पकवान पर तो नियंत्रण लगाया जा सकता है,
पर फास्ट फूड या बाहर की बनी चीजों पर निगरानी असंभव है। खाने की चीजें तब ज्यादा नुकसानदेह हो जाती हैं जब वे बार बार तली या भूनी जाती हैं, जो रेस्टोरेंट में प्रायः देखने को मिलता है। यही नहीं, ट्रांस फैट खाद्य पदार्थों की शेल्फ लाइफ भी बढ़ाता है, जिससे कंपनियां इसका ज्यादा इस्तेमाल करती हैं। सरकार मानक तय करने के पक्ष में है, पर तय नहीं कर पा रही। हाँ, आगामी 19 मार्च से सभी पैकेज्ड खाद्य सामग्रियों पर पोषक तत्वों की जानकारी उपलब्ध करवाने को अनिवार्य बना रही है। पोषक तत्वों की लेबलिंग आम उपभोक्ताओं को खरीदे जाने वाले डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाएगी, जिससे उसे ये ज्ञात हो सके कि वो क्या खरीद या खा रहा है। लेकिन यहाँ कुछ अहम सवाल उठते हैं। पहला ये कि भारत में खाने पीने की कितनी वस्तुएं आज डिब्बा बंद रूप में उपलब्ध हैं। कुल आबादी का बड़ा हिस्सा आज खाद्य पदार्थों को फुटकर मात्रा में ही खरीद रहा है। दूसरा बड़ा खतरा खाने पीने की चीजों पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बढ़ते एकाधिकार का है। आज भारत में डिब्बा बंद जितनी भी वस्तुएं हैं, वे बहुराष्ट्रीय कंपनियों की ही गिरफ्त में तेजी से जाती दिख रही हैं। ऐसे में खाद्य पदार्थों के छोटे उत्पादकों, खास तौर से कुटीर उद्योग का क्या होगा? इसी के साथ समस्या खाद्य पदार्थों की पोषक क्षमता की समझ को लेकर है। एक आम हिंदुस्तानी इन पोषक तत्वों और उनकी गूढ़ता को कितना समझता है, और क्या वो इसके लिए आहार विशेषज्ञों से परामर्श की हैसियत भी रखता है? अभी वक्त लगेगा। बहरहाल सरकार के लिए जरूरी है कि सबसे पहले खाद्य पदार्थों के लिए मानक तय किए जाएं और उन्हें सख्ती से चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाए। वहीं आम इंसान के लिए ये आवश्यक हो गया है कि वो बाहर के खाने या जंक फूड पर अपनी निर्भरता कम करे और घर के चौके को ही चाक चौबंद रखे। आखिर सेहत ही तो हजार नेमत है। असल में जब पुराने जमाने की माएं और दादियां इस तरह की बातें सुनती हैं तो वो यही कहती हैं कि तुम लोग तो हमारा खाना पीना बंद करा दोगे। शायद उसकी वजह ये है कि वो भोली हैं और इसी भोलेपन का फायदा उठाया जाता है जब इस तरह की मिलावटी चीजें हमारे घर में पहुंचती हैं, जिनसे सेहत को इतना बड़ा खतरा पैदा हो जाता है। और आज इसी पर हम बातचीत करेंगे, और अगर आप हमारी इस बातचीत में शामिल होना चाहते हैं तो SMS के जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा आज का सवाल है कि क्या एक आम आदमी वनस्पति तेल के खतरों के प्रति सजग है? अगर आप मानते हैं हाँ तो लिखिए CMP A, और अगर ना तो लिखिए CMP B और कर दीजिए SMS 5676733 पर। और देखते रहिए हमारा ये वनस्पति तेल के खतरों से भरा पूरा कार्यक्रम। हमारे साथ यहाँ सुनीता नारायण जी हैं, CSE की डायरेक्टर, जिन्होंने ये रिपोर्ट निकाली है। सुनीता जी, ऐसे लगता है इस रिपोर्ट को देखने के बाद, ऐसा नहीं है कि खतरों के प्रति लोग सजग नहीं थे, पहले भी पता था इस तरह का है, लेकिन जिस तरह की ये रिपोर्ट आई उससे तो लग रहा है कि मतलब अब क्या खाएं क्या छोड़ें, ये वनस्पति तेल जो हमारी रसोई में इस कदर घुला मिला हुआ है, आखिर कैसे इसे अपने जीवन से अलग करें? क्या कुछ खतरे हैं? आपकी जो रिपोर्ट है किस तरह की चीजों को आपने उसमें निकाला है? देखिए नीलम जी, हमने एक तो वनस्पति की तो जांच करी थी, हमने बाकी के तेलों की भी जांच करी थी। तो एक चीज तो समझनी जरूरी है कि वनस्पति में जहां हमें ट्रांसफैट की मात्रा बहुत मिली, और जैसे आपकी रिपोर्ट ने बताया हम सबको 5 और 12 गुना ज्यादा मिली डेनमार्क के स्टैंडर्ड से, जो बहुत खतरनाक है। मैं समझती हूँ उसके ऊपर अंकुश जरूर लगाना चाहिए और सरकार को हमारा दबाव होना चाहिए कि अंकुश लगे, क्योंकि ये हमारे सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। हम सब जानते हैं, पूरी दुनिया में आज चर्चा हो चुकी है कि ट्रांसफैट इसलिए हानिकारक है, और डॉक्टर साहब ज्यादा बताएंगे, क्योंकि वो जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसकी भी मात्रा को घटाता है। जहां बाकी के फैट बैड कोलेस्ट्रॉल के ऊपर ही अटैक करते हैं, ये गुड कोलेस्ट्रॉल के ऊपर भी अटैक करता है। और इसीलिए कहा जाता है कि इसका जब हम लोग इसको खाते हैं तो बहुत हमारे शरीर के ऊपर इसका खतरा होता है। मगर दूसरी चीज जो निकल के आई, जो मुझे काफी आश्चर्यजनक लगी, कि एक जो हम लोग तेल के बारे में कितना कम जानते हैं, जो हम अपने घी के बारे में कितना कम जानते हैं। इतने जोरों से हमने कहा कि घी खराब है, घी खाना नहीं चाहिए, मगर आज जितने भी वैज्ञानिक हैं वो कह रहे हैं कि, और ट्रांसफैट को ही ले लीजिए तो घी उसमें कम है, घी में कम है। और तीसरी चीज निकल के आई कि जो बाकी के भी तेल हैं उसमें जरूर ट्रांसफैट की मात्रा कम है। तो ये नहीं, आपके दर्शकों को ये नहीं मैसेज मिलना चाहिए कि सब तेल के अंदर हमने एक ही मात्रा में ट्रांसफैट हमें मिला।
जो बाकी के रिफाइंड ऑयल है उसमें ट्रांस फैट की मात्रा कम है, मगर उसमें भी एक चीज निकल के आई कि जो कंपनियां बड़े बड़े दावे करती हैं कि एक ही यही तेल सबसे सही है, आपके हार्ट के लिए भी सही है और आपका कोलेस्ट्रॉल भी घटाएगा, उसको बहुत सावधानी से लीजिएगा, क्योंकि जहां तेलों का सवाल आता है तो आपको अपनी समझ बढ़ानी पड़ेगी और बिल्कुल आपको अपने आप को एक डॉक्टर की तरह से समझना पड़ेगा। और उसमें एक चीज निकल के आएगी कि जो पुराने तरीके थे, जैसे आपकी रिपोर्ट ने कहा, पुराने जो रसोई में हम लोग तरीके अपनाते थे, जो हमारे तेल थे, केरला में जाए तो में आपको कोकोनट मिलेगा, ईस्ट में आपको मस्टर्ड मिलेगा, कि उसमें भी एक काफी गुण थे। जो हमने विज्ञान जो हमारा था वो हम लोग एक दिशा की तरफ निकल गए और हमने सोचा कि ये जो जब तक आधुनिक कंपनी नहीं बताएगी कि सही है तब तक सही नहीं होगा, तब तक सही है, उसकी मोहर लगेगी तो सही होगा। बिल्कुल। हमारे साथ डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल हैं, जो कि जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ हैं और अभी हाल ही में पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। डॉक्टर साहब, पहले तो जैसे कि अभी सुनीता कह रही थी, पहले तो हम ये सुनते थे कि साहब देसी घी भी नहीं खाना चाहिए और बड़ा खराब है, खतरनाक है। अब धीरे धीरे इस तरह की रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि साहब देसी घी ठीक है। सुनीता भी बता रही है कि देसी घी में कम है ट्रांस फैट बाकी तेलों के मुकाबले में। ये बताइए कि जो ये ट्रांस फैट नाम की चीज होती है, ये जो चिड़िया है जिसकी बात हम सुन रहे हैं, आखिर ये क्या नुकसान पहुंचाता है? जैसे कि बता रही है कि वनस्पति तेलों में सबसे ज्यादा पाया गया है इसकी मात्रा, और वनस्पति तेल हम जानते हैं हमारे आम घरों में खूब धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है, हमारा हलवाई इस्तेमाल करता है, समोसे उसी में तले जाते हैं। ये सारी जो चीजें, मुझे बताइए ट्रांस फैट क्या चीज है और क्यों इतनी बुरी है? ट्रांस फैट एक तरह की, वैसे तो अनसैचुरेटेड फैट ही होती है, लेकिन किसी भी ऑयल को जब हम पार्शियल हाइड्रोजनेशन करते हैं तो ट्रांस फैट की मात्रा बढ़ती है। ट्रांस फैट जो बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है, लेकिन ये सिर्फ बैड कोलेस्ट्रॉल को न केवल बढ़ाती है, लेकिन डायरेक्ट भी इसका हार्ट पर असर है, क्योंकि हालांकि बहुत ज्यादा कंफर्मेशन तो नहीं आई, लेकिन डायरेक्ट जैसे इरेगुलर बीट का होना, कार्डिक रिदमिया या सडन डेथ, तो मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ इस स्टडी को कि ये एक वाकई बहुत हार्ट के लिए हानिकारक है। जैसे मैं अब आ रहा था, लास्ट जो मैं पेशेंट जल्दी में कर रहा था इधर पहुंचने के लिए, तो ही हैपन टू बी 38 ईयर ओल्ड, तो उसमें हमें कोई ऑब्वियस रिस्क फैक्टर दिखाई नहीं दे रहा था, ना वो स्मोकर था, ना फैमिली हिस्ट्री थी, तो लेकिन उसका HDL बड़ा लो था। तो हम देखते हैं हमारे पास केसेस आते हैं जहां HDL की मात्रा बहुत कम होती है और LDL की मात्रा ज्यादा होती है। तो ये तो 1950 से एक कंफर्मेशन हो गई है कि कोलेस्ट्रॉल और कोरोनरी आर्टरी डिजीज का आपस में लिंक है, एंड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉक पैदा करता है और उसके बाद हार्ट अटैक होता है। लेकिन ये जो ट्रांस फैट को है, इसको सबसे डेंजरस माना गया है, टू द एक्सटेंट कि 3 साल पहले जनवरी 2006 तो अमेरिका ने तो इसको मतलब लेबल करने के लिए स्ट्रिक्ट ऑर्डर दे दिए गए थे। तो ये चीज को हाईलाइट करना, अवेयरनेस इसके बारे में बताना और किस प्रोडक्ट में ट्रांस फैट होती है और कैसे इसका इफेक्ट है, ये तो बहुत ही एक अच्छी बात है। और हमारे देश के लिए यहाँ हार्ट की प्रॉब्लम इतनी बढ़ रही है, तो इसके बारे में जानने में, क्योंकि ये एक रिस्क फैक्टर है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, फैमिली हिस्ट्री को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, और कई बार जेनेटिकली प्रॉब्लम्स जो डायबिटीज पैदा होगी तब कंट्रोल करना मुश्किल है। लेकिन दिस इज वन फैक्टर, जितना हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे उतना ही हमारे लोगों को फायदा है। बिल्कुल, हमारे कंट्री को हृदय रोगियों की जिस तरह संख्या बढ़ रही है, एक तरह की कैपिटल बनती जा रही है, मधुमेह की कैपिटल तो हम दुनिया में है ही। हमारे साथ डाइटिशियन बैठी हैं जानी मानी, हमारे साथ डॉक्टर शिखा खन्ना है, आहार विशेषज्ञ। शिखा जी, बात अगर अभी करें, 19 मार्च को सरकार का कहना है कि लेबलिंग जो है वो अनिवार्य कर दी जाएगी, खासतौर पे जो डिब्बा बंद प्रोसेस्ड फूड है
उससे काफी मदद मिलेगी, ऐसा सरकार का मानना है, ताकि उन्हें पता चले कि आखिर वो क्या खा रहे हैं। लेकिन भारत जैसे मुल्क में क्या आपको लगता है कि इस तरह की चीजों का लोग अवेयर हैं? क्या लोग जानते हैं वो क्या खा रहे हैं, उनके खाने में क्या कुछ चीजें हैं? क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है ओवर द इयर्स? देखिए, आप ये तो बहुत अच्छी बात है कि लेबलिंग जो है मैंडेटरी होती जा रही है और न्यूट्रिटिव वैल्यू लिखी होगी हर प्रोडक्ट के ऊपर। लेकिन अभी तक की जो हमारा एक्सपीरियंस है उसमें यह है कि हमारी आम जनता जो है वो बहुत ज्यादा सजग नहीं है। सजगता आती जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी वो इतनी सजग नहीं है। उनको फैट्स के बारे में, ऑयल्स के बारे में इतनी जानकारी नहीं है, कोलेस्ट्रॉल के बारे में इतनी जानकारी नहीं है। अब लोग ये समझते हैं कि जैसे ऑयल्स हैं, ऑयल्स में तो फैट है ही नहीं, ये तो हम कितनी भी मात्रा में ले सकते हैं, लेकिन ये मिथ है। तो ऐसा तो आम जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं वो आम यही सोचते हैं कि ऑयल्स तो फ्री है, इनको हम किसी भी मात्रा में ले सकते हैं, फैट्स नहीं है। लेकिन उनको ये जानकारी देना बहुत जरूरी है कि हमारे को सैचुरेटेड फैट्स, पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स और मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स तीनों ही लेने चाहिए और तीनों का प्रोपोर्शन हमारी डाइट में सही होना चाहिए। आपने अभी देसी घी की बात की थी, देसी घी बिल्कुल ठीक है, ले सकते हैं, लेकिन कुछ एक लिमिट में। बिल्कुल, क्योंकि पहले जमाने में काम, शारीरिक काम बहुत ज्यादा था, आजकल जो है वो मानसिक काम बढ़ता जा रहा है, तो उससे हमारी ऊर्जा की मात्रा जो हमारे शरीर को चाहिए वो घटती जा रही है। तो जब ऊर्जा घटेगी तो प्रोपोर्शनेटली फैट कंजम्पशन भी हमें कम कर देनी चाहिए। जो WHO की जो रिकमेंडेशन है उससे 15 to 20% जो कैलोरीज है वो ही फैट सोर्सेज से आनी चाहिए, और जो ये 20% है इसमें भी सैचुरेटेड फैट्स, अनसैचुरेटेड फैट्स दोनों का कॉम्बिनेशन सही होना चाहिए। तो जो घी खाने वाले लोग हैं उनको जरा सजग होना पड़ेगा, क्योंकि जो सैचुरेटेड फैट्स हैं वो हमें दूध से भी तो मिलते हैं, तो उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और जहां तक ट्रांस फैट्स की बात है, ट्रांस फैट्स जो हैं वो डालडा घी में ही नहीं बल्कि मार्जिन में भी पाए जाते हैं, और मार्जिन जितनी भी हमारी कन्फेक्शनरी है, ये जितनी फ्राइंग की जाती है डिब्बा बंद चीजों में, इन सब में जो है वो मार्जिन में या वनस्पति में बनते हैं। तो जो ये डिब्बा बंद चीजें हैं इनमें ट्रांस फैट्स की मात्रा ज्यादा होती है, जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। जी हाँ, और आजकल खासतौर से शहरी जीवन इस तरह का हो रहा है कि फटाफट डिब्बा बंद चीज मंगाई और वो ही गर्म करी और दे दी। ये लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बनता जा रहा है, जो कि बहुत खतरनाक है। जबकि हमारा देश ऐसा देश है जिसमें कि नेचुरल फूड जो है बहुत प्रचुर ज्यादा अबंडेंस में है, प्रचुर मात्रा में है, और उनका टेस्ट और इन डिब्बा बंद चीजों का टेस्ट और न्यूट्रिटिव वैल्यू दोनों में ही बहुत फर्क है। तो हमारे जो कंट्री में नेचुरल फूड्स हैं, हमें उनका प्रयोग ज्यादा करना चाहिए। जी, हमारे साथ यहाँ राजीव अरोड़ा साहब हैं, जो कि CEO हैं सुपरस्टार्स चेन्स ऑफ रेस्टोरेंट्स से आते हैं। राजीव जी, यहाँ जो बात हो रही है, ले दे की बात आती है कि सब जो जंक फूड जिसको हम कहते हैं, जो बना बनाया खाना सर्व होता है रेस्टोरेंट्स में या दूसरे तरह के फूड होते हैं, उनमें काफी कुछ ऐसी मात्रा ट्रांस फैट की भी होती है, और किस तरह से उन्हें बार बार भूना जाता है, तला जाता है, ये सब बातें जिसकी वजह से काफी खतरनाक होता है। मुझे आप बताइए कि क्या आप लोग रेस्टोरेंट्स में खासतौर से इस तरह की बातों का ध्यान रखते हैं कि अपने कस्टमर्स को क्या कुछ सर्व कर रहे हैं? Yeah, definitely. Actually, first of all, let me tell you that we don't use Vanaspati in Superstar chain of restaurant, which is affecting the life of a human being. That's more important. We believe health is wealth, and so we believe in providing healthy food to the customers. And we always suggest our customers, you know, wherever you go, you please ask only one question. That what kind of oil is being used in the food? जी, पर आप कह रहे हैं आपके यहाँ यूज नहीं होता, मगर जनरली जो कस्टमर्स आते हैं क्या कभी पूछते हैं कि सब कौन से तेल में? Yeah, because we always have a tag, you know, which is nowadays, you know, it is put outside the restaurant that vegetable oil is being used here, you know, which is for the security of a customer's health. And so we believe in Stay Fit menu also, and we have come up with the Stay Fit menus also. And people should eat more and more salads. And concentrate on shallow fat dishes. They should not go for deep fat frying. Okay. अच्छा, ये बताइए कि जो फास्ट फूड है आजकल काफी चलन में है,
जिसे हम जंक फूड के नाम से जानते हैं, मतलब जंक फूड हम कहते जरूर हैं लेकिन खाते उतने ही स्वाद से तो ये बड़ी अजीब सी विडंबना है, इसीलिए तो खाते हैं जंक फूड कहते हैं फिर भी खाते हैं ना, तो ये है, ये मतलब विडंबना है हमारी, जो भी कहें आप। तो आप मुझे बताइए कि इस तरह के फूड को किस तरह से आप लेते हैं, क्या आपके कस्टमर्स अवेयर होते हैं इन चीजों के लिए, या जिस तरह का ढर्रा है कि साहब फटाफट आया और फटाफट No, it's like we believe in providing the fresh food to the customer, and it's being cooked on the spot. ओके, हमारे साथ यहाँ श्रीराम खन्ना जी हैं जो कि जाने माने उपभोक्ता मामलों के जानकार हैं। खन्ना जी, जिस तरह की बात अभी सुनीता कह रही थी कि इतना सारा ट्रांस फैट है वनस्पति तेल में, लेकिन धड़ल्ले से बिक रहा है, लोग वही खा रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता ये उपभोक्ताओं के अधिकारों पर, उसकी सेहत के साथ कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है? और क्या वजह है कि आप लोग अभी तक इसके खिलाफ आवाज उस तरह से नहीं उठा रहे, इसका कुछ भी नहीं हो पा रहा? देखिए, ज्ञान के बिना कर्म नहीं हो सकता जी। अज्ञान में आप कुछ भी कर लीजिए, माफ है। सही बात जी। हमारी देश की जनता और उपभोक्ता अज्ञान की घोर निद्रा में सो रहे हैं, कुंभकर्ण की तरह। तो उठाइए ना उनको, कैसे उठेगी वो? उठाइए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कचौड़ी, समोसा, आलू की टिक्की, पिज्जा, बर्गर, छोले भटूरे खाइए और बाईपास कराइए। तो मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूँ कि हम एक उपभोक्ता संगठन है और 25 बरस से देश में उपभोक्ताओं को ज्ञान बांट रहे हैं। देखिए, हलवाई कहेंगे कि आप उनकी हम फेल हो गए। मुझे लगता है नीलम जी, इसमें दो सवाल जो उठाए गए हैं, अगर मैं उनको, श्रीराम जी अभी थोड़ा सा अच्छे मूड में ज्यादा हैं, मगर उनसे ये, मुझे लगता है आज की चर्चा में दो चीजें जो आपने उठाई हैं, एक मानक की और दूसरा लेबलिंग की। जहां लेबलिंग का सवाल आता है, जैसे आपने शिखा जी से पूछा, मैं समझती हूँ कि इस देश में आज मानक की ज्यादा जरूरत है, लेबलिंग की कम है। मैं आपको उदाहरण दूंगी, हमने जब वनस्पति तेल उठाए और हमने चेक किया कि आज लेबलिंग सरकार ने कही है होनी चाहिए, क्या है, तो तेल के जो कंपनियां हैं उनने लिखा है कि हमारे वनस्पति में, बड़े जोरों से लिखते हैं, 15 से 55% तक ट्रांस फैट है। अब आप डॉक्टर साहब से पूछिए, अगर 55% ट्रांस फैट है उस तेल में, तो वो तो जहर हुआ ना। और आप कह रहे हैं कि मैं जहर बेच रहा हूँ। दूसरे तेल के अंदर लिखा है कि हमारे तेल में 33% ट्रांस फैट है। जी। अब आपने कहा लेबलिंग, तो कंपनियों ने लेबल कर दिया और सरकार ने एक दफे ये नहीं पूछा, क्योंकि मानक नहीं है, सरकार के पास कोई हक नहीं है कहने का कि इतना ही होना चाहिए। दूसरा, बिस्किट कंपनियां कहती है ट्रांस फैट फ्री, कौन चेक कर रहा है कि ट्रांस फैट फ्री है? क्योंकि कंपनियां कह रही हैं ट्रांस फैट फ्री, तो हम मान जाएं? तो मुझे लगता है ये आज एक बहुत बड़ा सवाल है इस देश के सामने कि सरकार अपनी जिम्मेवारी से थोड़ा हट रही है। मानक बनाना सरकार का काम है, उसके ऊपर इन्फोर्समेंट करना भी सरकार का काम है। कंपनियों को, अगर आपने बस इतना ही कह दिया कि कंपनियां अपने लेबल कर दें, न्यूट्रिशन लेबल कर दें, तो आप कह रहे हैं अमेरिकन जैसा सिस्टम है, अमेरिका में जैसा सिस्टम है कि सब बहुत ध्यान से पढ़ के लेंगे। अब उसमें लिखा रहता है पर सर्विंग। आप किसी से भी यहाँ पूछ लीजिए, आपको पता है वो जो चिप्स के पैकेट में पर सर्विंग आपको कितना फैट मिलेगा, कितना सैचुरेटेड फैट मिलेगा, कितना मुफा मिलेगा, कितना पूफा मिलेगा, कितना ओमेगा मिलेगा? ये क्या सही है? एक सर्विंग के चक्कर में पूरा डब्बा खा जाते हैं। तो कई सर्विंग है, तो ये भी तो देखिए, मैंने ये कहा था कि न्यूट्रिशनल अवेयरनेस ना होने के कारण, और आज समझ लीजिए हमारा देश, जिस तरह पाकिस्तान टेररिज्म का गढ़ है, हमारा देश हार्ट अटैक्स का गढ़ है। कि इतने बाईपास सर्जरी के ऑपरेशन है, 1 लाख से 5 लाख रुपया दीजिए और अपना बाईपास करवाइए, और इतनी प्रोलिफरेशन हो गई है। और ये बड़े दुख की बात है कि हमारी सरकार ऑपरेशन थिएटर्स पर पैसा खर्च रही है और न्यूट्रिशनल अवेयरनेस के बारे में कोई काम नहीं। इसलिए हम इनकी रिपोर्ट का स्वागत करते हैं और हम पूरा इनका समर्थन करते हैं, और हम ये अपने हेल्थ मिनिस्टर साहब से निवेदन करते हैं कि जो ऑयल्स एंड फैट्स कमिटीज की रिकमेंडेशन है उसको आप मानक में तुरंत बना दीजिए। परंतु दुख की बात यह है कि पीएफए एक्ट तो उन्होंने विड्रॉ करने के लिए पार्लियामेंट ने पास कर दिया, और फूड स्टैंडर्ड्स और सेफ्टी एक्ट बना रहे हैं, वो अभी बन रहा है, और बनने में अभी 1 साल उसकी स्वरूप को आने में लगेगा। तो इस बीच में जो लोग खा रहे हैं वो खाते रहेंगे, जो बाईपास करा रहे हैं वो कराते रहेंगे। तो ऐसा मेरा ये निवेदन है कि ये हमारा काम है, सिविल सोसाइटी का काम है, स्कूल्स कॉलेजेस का काम है, ये नहीं है कि केवल न्यूट्रिशन पढ़ने वालों का काम है।
या सुनीता जी का काम है। बिल्कुल सही बात है ना, सुनीता जी का बिल्कुल। जितनी भी साइंटिफिक कम्युनिटी है स्कूलों कॉलेजों में, हर स्टूडेंट को मेरे विचार से थोड़ा बहुत न्यूट्रिशनल अवेयरनेस के बारे में बताना चाहिए। नहीं तो वी विल बी स्पेंडिंग टन्स मोर मनी ऑन हेल्थ केयर देन वी आर स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन। सही बात। जी हाँ, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं श्रीराम खन्ना जी। और ये वनस्पति के खतरे क्या हैं और क्या वजह है कि हम अपने आहार के प्रति जागरूक नहीं हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक पे जाने से पहले एसएमएस का सवाल एक बार फिर से हम आपके लिए दोहरा दें। हमारा आज का सवाल है कि क्या एक आम आदमी वनस्पति तेल के खतरों के प्रति सजग है? अगर आप मानते हैं हाँ है तो लिखिए CMPA, और अगर नहीं तो लिखिए CMPB और कर दीजिए SMS 5676733 पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं वनस्पति तेल के खतरों के बारे में और उस आहार के बारे में जो हम लेते हैं, आखिर हम कितने अवेयर हैं, कितने जानकार हैं, कितने सजग हैं कि हम क्या खा रहे हैं। अभी श्रीराम खन्ना जी कह रहे थे कि इन लोगों से ये पूछना चाहिए कि कितने लोग पिज्जा और बर्गर खाना बंद कर देंगे। कोई जवाब देना चाहेगा? कौन? आप खाती हैं पिज्जा बर्गर? हाँ, खाती हूँ। बंद कर दीजिए। करेंगी? बहुत मुश्किल है, कहना आसान होता है। नहीं, अगर बंद नहीं कर सकते तो जब पिज्जा का बिल दे तो कुछ चंदा कर लें अपने बाईपास के लिए। जी, आप कितने सीरियस हैं? क्या क्या खाते हैं? यस, मैं खाती हूँ लेकिन मैं छोड़ नहीं सकती। ओहो, इतना डॉक्टर साहब ने अभी समझाया, उसके बाद लिमिट में खाऊंगी मैं। लिमिट में खाएंगी। डॉक्टर साहब, ये जो कहते हैं लोग कि भाई महीने में एक बार खा लिया तो क्या हो गया, 15 दिन, महीना ज्यादा बोल दिया मैंने, 15 दिन में एक बार खा लिया तो चलता है, क्या वाकई अगर ये सब चीजें थोड़ा टाइम, मतलब थोड़ी मात्रा में कभी कभार खा लें तो ठीक है, जायका टेस्ट बदलने के लिए? आई थिंक ये बिल्कुल सही है कभी कभार खाने का। जो हम रिकमेंड करते हैं एक तो जो मात्रा है बहुत कम होनी चाहिए और जो भी डाइटिशियन रिकमेंड करते हैं उनके मुताबिक चलना चाहिए, पर्टिकुलरली जो हार्ट पेशेंट होते हैं। लेकिन सबसे जो सबके लिए जरूरी है वो है एक्सरसाइज प्रोग्राम। अगर आपने पिज्जा खाना है हफ्ते में एक बार या 2 हफ्ते में एक बार, तो उसके साथ साथ जो एक्सरसाइज प्रोग्राम है तो वो भी होना चाहिए। इफ somebody is running every day और जो हम आमतौर पर कहते हैं ब्रिस्क वॉक for 30 minutes 5 days a week, that kind of thing, तो if you are burning the calories enough, तो ऐसे में कभी कभार खाने का कोई डर नहीं। मेरे ख्याल शिखा जी से हम यहाँ जानना चाहेंगे। शिखा जी, क्या वजह है जो खासतौर से यंगस्टर्स क्या मतलब और तमाम लोगों में भी आजकल ये जो फास्ट फूड खाने का शौक जो है बहुत बढ़ रहा है, हम लोग अपनी जो परंपरागत रसोई है उससे दूर हो रहे हैं। मतलब हम अब उपमा नहीं बना के खाएंगे, हम हलवा बना के नहीं खाएंगे, हम बाहर से कुछ मंगा लेंगे फटाक से। तो ये जो चीजें, इसको कैसे बैलेंस करना चाहिए अपनी डाइट के साथ में? देखिए, ऐसा है, फास्ट फूड और जंक फूड में डिफरेंस है। पहले तो मैं अपने सभी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको ये बताना चाहूंगी कि फास्ट फूड जो है वो हानिकारक नहीं है। फास्ट फूड जरूरी नहीं है कि वो जंक ही हो, उसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू आपकी प्रॉपर हो सकती है। जैसे हमारा इडली सांबर, ये जो है फास्ट जरूर है लेकिन एक बैलेंस्ड फूड है। और जंक फूड वो है जिसमें कि एनर्जी मिलती है, वो रिच इन फैट्स है, सोडियम उसमें ज्यादा, नमक की मात्रा ज्यादा होती है और वो शरीर के लिए हानिकारक होता है। आजकल हमारे सारे जो कल्चर है वो एक मिक्स कल्चर है और उसमें वेस्टर्न इन्फ्लुएंस जो है वो ज्यादा होता जा रहा है। वेस्टर्न क्या, सभी देशों का इन्फ्लुएंस हम पर ज्यादा आता जा रहा है। और देखिए, गिरावट बहुत जल्दी होती है, ऊपर उठना मुश्किल बात है। तो उनके जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, जो वो रियलाइज कर चुके हैं कि ये हार्मफुल हैं, हम उनको अपनाते जा रहे हैं और वो हमारी जो अच्छाइयां हैं वो अपनाते जा रहे हैं। ये बताइए, चाउमीन और नूडल्स जो अक्सर घर में बना के फटाफट 2 मिनट वाला किस्सा होता है, वो कितना नुकसान करता है? देखिए, चाउमीन जो है वो रिफाइंड फ्लावर से बनता है और वो हार्मफुल है। आप चाइना में चले जाइए, वो कभी भी इस तरह से सूखा मैदा नहीं खाएंगे। क्या हम सूखी रोटी खा लेंगे? हम भी तो साथ में सब्जी और दाल खाते हैं, तो इसी तरह वो भी इसके साथ में सब अपने एड ऑन्स लेते हैं जो कि हम यहाँ पर नहीं लेते। इसलिए ये हमें ज्यादा हानिकारक है क्योंकि एक तो ये रिफाइंड है और ये हम सूखे खाते हैं, तो ये हमारे जो हमने लिया उनसे गलत लिया। और जंक फूड जो है वो हमारे यहाँ पर हानिकारक है। आजकल जो हमारी समस्या है वो एक्सेस की है। हम एक फूड्स के हब में बैठे हुए हैं, बहुत सारे फूड्स, तरह तरह के प्रोसेस फूड्स जो अवेलेबल है मार्केट में, वो हम
ट्राई करना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं, और शारीरिक श्रम से हम कतराते हैं। जी हाँ, आप बताएं। खासकर नॉर्थ इंडिया में अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे जो वनस्पति जो तेल जो इस्तेमाल होता है वो मेनली नेपाल से आता है, जो कि दुकानें वगैरह जो भी हम पूड़ी हो गई या जो भी छोले हो गए या समोसे हो गए, तो उन पे सरकार क्या कर रही है? क्योंकि शायद उस पे शायद कहीं ना कहीं नहीं रोक लग रही है, क्योंकि हमारे नेपाल से सीमाएं खुली हुई हैं। जी सुनीता बताइए। ये अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि हमने भी कुछ इस पे जांच करी थी और ये आपने बहुत सही कहा, क्योंकि काफी नेपाल से आता है। मगर इसीलिए जब सरकार अपना मानक बनाएगी ना, तो उसके अंदर फिर कुछ तय हो सकता है कि ये जो नेपाल से सामान आ रहा है ये वो मानकों से विरुद्ध है, फिर आप उसको मना कर सकते हैं। अभी तो मानक ही नहीं है, तो आपने वनस्पति कहीं से भी ले सकते हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं। और आपने ये बहुत अच्छा सवाल उठाया, क्योंकि इस पे हमें भी बहुत फिक्र है, क्योंकि खाने का जो तेल होता है, आप लोग सब समझ सकते हैं, खाने का तेल होता है जो हम हर रोज खाते हैं, और अगर उस तेल में कुछ खामी होगी तो हमारे शरीर में जरूर उससे बुरा असर पड़ेगा। अच्छा ये बताइए सुनीता कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जो ये सब वनस्पति तेल बना रही हैं, भारत में भी बिक रहा है, मतलब अपने अपने देशों में तो वो बड़े मानक मानती है, इंडिया में वो कुछ नहीं मानती, ये इसकी क्या वजह है? ये कैसे मार पड़ सकती है? ये जो आपने पूछा ये बहुत अच्छा सवाल है। हमें भी ये लगा कि जब पहली बार जब हमें पता चली कि ट्रांस फैट है, तो हमने ये समझने की कोशिश करी कि अगर ट्रांस फैट हटाएं तो उसका दाम क्या लगेगा, क्योंकि उद्योग के लिए यही सवाल होता है। तो ये निकल के आया कि बहुत ज्यादा दाम नहीं लगेगा, कुछ टेक्नोलॉजी का सवाल है, बाकी के देशों में हुआ है, हमारे देश में भी हो सकता है। अगर मानक एक दफे बन जाते हैं तो कंपनियां टेक्नोलॉजी से उसको ट्रांसफैट हटा सकती हैं। तो फिर सवाल निकल के आया कि कौन है ये कंपनियां? छोटी छोटी, अगर छोटी उद्योग है तो हाँ जरूर उनके क्या पेट के ऊपर लात मारने का सवाल है, तो हम लोग थोड़ा हिचक कर तो फिर ज्यादा पता किया, तो ये निकल के आया कि आज जो वनस्पति तेल है जो हम सब खाते हैं वो सब बड़ी बड़ी कंपनियां बनाती हैं। कारगिल हो, कोनाग्रा हो, बुंगे हो, जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां, ये पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां हैं। तो क्या ये सबसे बड़ी कंपनी हमको ये बताएंगी कि उनके पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है, उनके पास ये साधन नहीं है कि वो वनस्पति तेल जो इस देश में बेचते हैं वो ही वनस्पति तेल बेचे अपने देश में बेचेंगे, वहां पर जहां मानक है। तो ये मुझे लगता है फिर से वही सवाल निकल के आता है कि अगर हम लोग जागरूक नहीं होंगे, हम लोग सतर्क नहीं होंगे सवाल को लेके, अपने स्वास्थ्य की फिक्र नहीं करेंगे तो कोई और फिक्र नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं करेगा। और किसने हाथ उठाया यहाँ पे? हाँ। मैम जैसे हमने क्या किया, धूम्रपान पे रोक लगाया और उसके लिए जुर्माना भी तय किया, लेकिन अभी होता क्या है कि वही सारे जितने पब्लिक ऑफिसियल्स हैं, वही सारे ट्रैफिक पुलिस वो खुद ही करते, वो इम्प्लीमेंटेशन कितना होता है हमारे देश में ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे देश में 40% के आसपास की आबादी शहर में रहती है, बाकी गाँव में रहती है। जमीनी हकीकत तो ये है कि जब हम रैपर की कितने लोग खाते हैं, बाकी लघु उद्योगों से बन के आती है चीजें जो लोग सीधे सीधे खा लेते हैं। ये इम्प्लीमेंट करना और लोगों में अवेयरनेस पहुंचाने का जिम्मा कौन ले रहा है? ओके ठीक है, और कौन है? बताइए सर। बैठिए बताइए। एक्चुअली जो विषय है वो है फैट का, कि जो ट्रांस फैट एसिड है ये नहीं होना चाहिए, और होना चाहिए तो कितनी मात्रा में होना चाहिए। बिल्कुल। जब अगर मान लो हमने खाना पीना छोटा भी न्यूट्रिशन में बैठे हुए हैं, उन्होंने भी एक बात ऐसी ही कही, लेकिन एडिबल ऑयल तो कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो गई। जब होगा तो हमें जो विषय है हमारे एक यहाँ पर उसका कोई मानक जरूर रखना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऐसा है मैम, खान पान में काफी बदलाव आया है। एक भारतीय सभ्यता संस्कृति के लोग आधुनिकता के शिकार हो गए हैं। देख लिया जाए मैगडी है, ये एक मीडियम फैमिली के लोग भी उसमें जा रहे हैं, ये कर रहे हैं। उसमें जो बर्गर जो होता है, पिज्जा होता है, बहुत काफी दिनों का बना हुआ रहता है, वैसे सेवन नहीं करना चाहिए। भारतीय समाज को स्वदेशी वस्तुओं को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने। खन्ना साहब के बारे में एक कहना है, उन्होंने गर्व से कह रहे थे, ये करके गर्व करने की खन्ना साहब जरूरत नहीं है। ये आप लोगों को एक जन जागरण चलाने की जरूरत है पूरे भारत। आपने कहा कि यहाँ अनजान है लोग, इस बारे में जानकारी नहीं है, तो आप जैसे लोगों को आगे बढ़ के आनी चाहिए। हम लोग भी युवा समाज आपके साथ रहे। ओके जी हाँ बताइए। मैम मैं ये बोलना चाहूंगी कि बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट आई एम अवेयर ऑफ माय हेल्थ, बट ये लेबलिंग जो भी ये कर रहे हैं, आई थिंक स्ट्रिक्टली बिल को पास कर दे तो ज्यादा बेटर, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन इंडिया में होने में ज्यादा टाइम लगता है। ओके खन्ना जी, एक बात और, बहुराष्ट्रीय कंपनी की भी बात आई
कि एक तरफ तो मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो मानक उनके अपने देशों में कुछ और हैं, यहाँ कुछ और फॉलो नहीं करते, लेकिन ये जो लेबलिंग वाली बात है उसकी वजह से आपको नहीं लगता कि कहीं जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो डिब्बाबंद सामान अपना बेचते हैं उनकी पकड़ ज्यादा मजबूत होगी बजाय इसके, क्योंकि हमारे यहाँ तो खुले में सामान बिकता है, उस पर आप कैसे, क्या आपको लगता है ये भी एक इसका ड्रॉबैक होगा? जब भी हम कंज्यूमर्स की तरफ से लेबलिंग की बात उठाते हैं, और कुछ सालों पहले की बात बता दूं, हम ये कह रहे थे कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है 66% लोग जहाँ वेजिटेरियन है, तो वेजिटेरियन लेबलिंग लगाइए। हमको 4 साल लग गए लड़ते लड़ते इसके ऊपर, और कौन विरोध कर रहा था? जितने बिस्कुट और केक निर्माता है। क्यों? क्योंकि अंडा डाल रहे थे सब और वेजिटेरियन करके बेच रहे थे, उनको लिखना पड़ता कि ये नॉन वेजिटेरियन है बिस्कुट और केक। उन्होंने इसका विरोध किया, लिख लिख के विरोध किया। जैसे अब ऑयल एंड फैट वाली कमेटी में बिल्कुल वनस्पति वाले विरोध कर रहे हैं। विरोध तो वो करेंगे, और इतना करेंगे कि वो गवर्नमेंट का हाथ पकड़ लेंगे। बिल्कुल, जो नोटिफिकेशन कल इशू होना है वो 3 साल बाद इशू होगा, परंतु अगर जनजागरण होगा और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स कहेंगे कि भाई हमारी सेहत का सवाल है, ये तुम पैसा कमाने वाले चक्कर से जाओ, पैसा कमाओ, परंतु हमको बाईपास करवा के मत कमाओ, केवल ये कहने की बात है। तो अगर जन जागरण होगा, अगर हमारे पब्लिक, देखिए 2 महीने में जनरल इलेक्शन होने वाला है, क्या जितने परिवार रहेंगे अपने एमपी से पूछेंगे कि क्यों तुमने ट्रांसफैट के नहीं बनवाए 5 साल तो उसने कुछ किया नहीं ना, आप उसके पास गए कहने के लिए, और अब उसको आप एक्यूज कर रहे हैं। ये हमारी भी कमी है। तो आप जो कह रहे हैं कि जन जागरण चलाइए, कंज्यूमर वॉइस पिछले 25 साल से जन जागरण कर रहा है, पर हाथी के मुंह में जीरा। छोटी सी संस्था देश भर में जागरण कैसे करेगी? 100 करोड़ से ऊपर हम हो गए हैं। ये जब तक गली गली मोहल्ले में हर माँ एजुकेट नहीं होगी अपने बच्चे को अस्पताल से बचाने के लिए, तब तक कैसे होगा? जी, मैं इसमें एक चीज और जोड़ूंगी कि अगर आप पूरी दुनिया में देखें तो एक सरकार की एक और जिम्मेवारी होती है कि न्यूट्रिशन एजुकेशन के लिए पैसा दे, और न्यूट्रिशन एजुकेशन, और इसमें काफी WHO ने भी काफी गाइडलाइंस बनाए हैं ये कह के कि क्योंकि फास्ट फूड कंपनी या जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो बहुत हद तक मार्केट के ऊपर दबाव डाल सकती हैं। हम सबको आज क्यों वो खाना अच्छा लगता है? क्योंकि हम देखते हैं, विज्ञापन देखते हैं, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स कहते हैं कि यही खाओ, तो उनके पास वो पैसा है उसको प्रोत्साहन देने के लिए। उसी तरह से सरकार को उतना ही पैसा या उसका आधा पैसा अलग से निकाल के रखना चाहिए न्यूट्रिशन एजुकेशन के लिए, जिससे हम लोग स्कूल में, कॉलेज में और टीवी के ऊपर जितना टाइम उनको मिले उतना ही टाइम न्यूट्रिशन एजुकेशन को मिले। और ये सरकार की जिम्मेवारी बाकी के देशों में बनती है। हमारे देश में भी जहां हम लोग कंपनी, आज मैं बार बार यही कहती हूँ, आप समझते हैं किसान का खाना खाते हैं, आप नहीं खाते, आज आप कंपनियों का खाना खाते हैं। तो अगर कंपनी इतनी हावी हो गई है हमारे किचन के अंदर, हमें न्यूट्रिशन एजुकेशन के ऊपर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत प्रोत्साहन देना पड़ेगा। मेरे ख्याल से हमारे साथ में यहाँ पे ये सब यंग गर्ल्स बैठी हुई हैं जो कि काफी कॉन्शियस होती हैं हेल्थ के प्रति। मुझे बताइए कि जो ये लेबलिंग आएगी, क्या आप लोगों को लगता है कि इवन युवा लोग पढ़ के खरीदते हैं कितनी कैलोरी है, कितना इसमें वसा है, क्या है, प्रोटीन है, क्या आपको लगता है कि ये चीज जो है हमारे यहाँ चलती है, लोग देख के पढ़ के खरीदेंगे? ये बहुत कम ऐसा होता है कि लोग देख के खरीदते हैं, उनको सिर्फ जो एड्स वो देखते हैं और जो उनको अच्छा लगता है वही वो चीज खरीदते हैं, मतलब जो उनके स्टार्स कहते हैं वो वही। देखिए छोटा होता है, एक स्टार एक एड का कई लाख करोड़ रुपया लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि जो करोड़ देता है वो कई करोड़ कमाता है उससे। जी हाँ, आप बताइए। मैम कोई देख के नहीं खरीदेगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सारे एक्टर्स कहते हैं तो हमें जो अच्छा लगता है कि अच्छा वो खा रहे हैं तो हम भी खाएंगे, कोई देख के नहीं खरीदेगा। कॉपी बहुत ज्यादा की जाती है। कॉपी कैट नहीं है, जो भी है नहीं है। कई लोग ऐसे भी हैं जो देखकर खरीदते हैं लेकिन वो इस चीज से अवेयर नहीं है कि कितने % विटामिन या ये सब चीजें हमारे को चाहिए। पहले इससे अवेयर होना चाहिए कि कितने % विटामिन, कैल्शियम, आयरन हमारे को चाहिए, ये चीज मेंशन होना और इस चीज की अवेयर होना ज्यादा जरूरी है। और कितने लोग डाइटिशियन के पास जाते हैं हाँ इस चीज के बारे में जानने के लिए। तो पहले ये है कि कितने % उनको चाहिए ये बताना ज्यादा जरूरी है, इससे कि उसमें क्या है प्रोडक्ट में। सही बात है। आप लीजिए माइक, उनको दीजिए जरा।
हमारे देश में सबसे पहले जो उपभोक्तावाद जो बढ़ता जा रहा है और बाजारवाद जिस प्रकार बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं ये सारे इस चीजों का कारण है। हम बात उठी कि भाई एक्टर्स और जितने भी स्टार्स हैं वो प्रचार करते हैं। सर ने बिल्कुल ठीक बोला कि उन्हें तो 1 करोड़ मिलता है, उससे वो करोड़ों में कमाते हैं। जो हमारी घरेलू परंपरा थी कहीं ना कहीं इस बाजारवाद में दब के रह गई है। हमारे घर के जो नुस्खे थे छोटे छोटे, तो सुबह आप उठिए और सुबह नाश्ता कीजिए, फिर लंच के टाइम में भी आप घर टिफिन लेके जाइए। तो आज का जो युवा है कहीं ना कहीं भटकता जा रहा है। वो पाश्चात्य में इतना रंग चुका है कि उसे पेप्सी पीना, उसे लेमन सोडा की जगह अगर पेप्सी उसके हाथ में होता है तो उसका स्टेटस बढ़ जाता है। अगर वो मैकडी में जाता है तो वो मैकडी में अपने आप को गर्वान्वित महसूस करता है कि मैं मैकडी में जा रहा हूं खाने के लिए, तो मैं काफी एक अच्छे सोसाइटी से आता हूं। वही अगर वो सिंपल अपने घर से लंच लेकर वो जाए और वो खाए, तो इन सब की जड़ कहीं ना कहीं बाजारवाद, जो जिस पर जो बाजारवाद बढ़ रहा है वो है। जी, कहने का मतलब ये कि एक दूसरे की देखा देखी और फैशन के तहत। हाँ, और मैं ये भी कहना चाहूंगी, उनका इस चीज का उत्तर देना चाहूंगी कि उनको जो हमारे एक्टर्स हैं उनको इस चीज के पैसे मिलते हैं, वो ऐड करते हैं। हम खा के बीमार हो जाएंगे तो हमें बीमारी पे खर्च करने के लिए सरकार पैसे नहीं देगी, ना एक्टर देगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस चीज से अवेयर हो तो ज्यादा जरूरी। बहुत अच्छा था। जहाँ तक लेबलिंग का सवाल है तो सिगरेट के पैकेट के ऊपर भी लिखा रहता है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, मगर उसको देखकर भी लोग पीते हैं। तो ये इसके लिए हमें तो खुद ही जागरूक होना होगा सबसे पहले, चाहे कितने मानक लग जाए या कितना भी इस चीज का प्रचार हो जाए कि ये चीज खतरनाक है। जब तक हम इसको न्यूट्रिशन एजुकेशन को बढ़ावा नहीं देंगे, स्कूलों में एक पाठ्यक्रम में चालू होना चाहिए। मैं सर की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। हमें इस तस्वीर को बदलने के लिए पहले खुद जागरूक होना बहुत जरूरी है, जब भी हम इस समस्या से निजात पा पाएंगे। ओके, उधर दीजिए। मेरा सवाल जितने भी हैं जनता जनार्दन बैठे सभी से है, अगर एक्टर्स एक सेल्फाज का एडवर्टाइज करता है, क्या सभी सेल्फाज खाएंगे? क्या पता खाने लग जाए। जी आप बोलिए। नहीं, कहीं ना कहीं एक्टर्स हम पर हावी हैं। जैसे शक्तिमान सीरियल आया था, सबको पता है कूदना नहीं है पर सब कूदते थे। सिगरेट सभी पीते हैं, क्यों? क्योंकि फिल्म में स्टार पीते हैं। कहीं ना कहीं ये चीज हम पर हावी है। जी, तो आपको लगता है कि हम लोगों को अवेयर, हम लोग क्यों अवेयर नहीं है? खासतौर से जो शहरों में पढ़ा लिखा वर्ग है वो क्यों कह रहा है कि हम अवेयर नहीं है? मतलब वो नहीं होगा तो फिर गांव वाला तो बिल्कुल ही नहीं होगा। जी, मैं यही कहूंगी कि गांव वाले जो अनपढ़ आदमी है, जो गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं, उनको कौन ये ज्ञान प्रदान करेगा कि हाँ भाई हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम ही नहीं मतलब इस चीज से अवेयर है। तो वो लोग जो बिल्कुल पढ़ाई लिखाई जानते हैं वो पैकेट खरीदेंगे, वो क्या पढ़ पाएंगे उस पे? या फिर उनको कौन बचाएगा इस चीज से? जी, शिखा जी इस बारे में मैं ये बात कहूंगी कि जो हमारी गरीबी रेखा के पास हैं वो लोग ज्यादा सेफ है, क्योंकि उनके पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो नो पिज्जा नो बर्गर। देखिए, मैं ये आपकी बात से निकलती हुई बात, किसी भी आप डाइट्रिशियन हैं, हर हॉस्पिटल में न्यूट्रिशनिस्ट डाइट्रिशियंस हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं मेडिकल सेफ के, वो आपको सभी लोग एक ही बात कहेंगे कि भाई अगर आपने पिज्जा बर्गर कभी कभी खाना है तो आप दौड़िए, कम से कम 3 से 5 किलोमीटर दौड़िए, हल्का 25 से 30 मिनट, और इतना दौड़िए कि आपकी हार्ट की जो बीट है वो फास्ट हो जाए और हार्ट में पंपिंग हो, ताकि जो जम गई है काई पाइपों में वो साफ हो जाए। और फिर खाइए कभी एक आध बार। तो यदि आप एक्सरसाइज कर लेंगे, शिखा जी मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? सही कह रहे हैं। 80% जो है वो हमें सेहत के लिए खाना चाहिए और 20% या उससे भी कम स्वाद के लिए खाना चाहिए, और उसके साथ साथ एक्सरसाइज तो हमारे जिंदगी का एक पार्ट होना चाहिए। लेकिन एक बात बताइए शिखा जी, ये जो हम मतलब फास्ट फूड मतलब उस तरह का छोड़ दीजिए जिसको हम जंक फूड कहते हैं, लेकिन ये जो हम बार बार घी बचा के रख लेते हैं, पूरियां जब घर में बनती है घी बच जाता है, फिर उसको भर देते हैं दूसरे में, फिर दूसरे दिन उसमें आलू तल तल के खाते हैं, ये जो है। और हमारे जो हलवाई हैं वो भी ऐसे ही करते हैं, समोसा आधा तला रख लेते हैं फिर दोबारा उसको तलते हैं। तो सवाल ये, इसके प्रति भी तो हमें आगाह होना है। आपने बहुत सही बताया जी। अगर हम बार बार एक तेल में फ्राई करेंगे, अगर 8 घंटे एक तेल में किसी चीज को फ्राई करते हैं बार बार उस तेल में, 8 घंटे के बाद वो पॉइजन हो जाती है, ट्रांस फैट्स की मात्रा कई गुना बढ़ जाती है। तो इसके लिए तो हमें अपने घरों में हमें सबको जागरूक होना है कि अगर हमें फ्राई करना है तो हम कम से कम तेल लें और उस तेल में हम छोटी छोटी चीज को फ्राई करें और उसके बाद में उस तेल को उसी समय इस्तेमाल करें या डिस्कार्ड कर दें। ओके, बार बार तेल नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है जी, आप बताइए। जीवन में यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि हम लोग जो है मेरे ख्याल से अपने पुराने जो खान पान था उससे भटकते जा रहे हैं शहरीवाद के कारण से। शहरों में हम जो है अपने स्टेटस के कारण ये देखते हैं कि पिज्जा बर्गर जो हम खा रहे हैं गलियों पर सड़कों पर खड़े होकर के, वो ज्यादा हमको स्टेटस के साथ अच्छा लग रहा है। गाँव की जो खान पान था, घी को हम
नापसंद कर रहे हैं अपने घरों में। जो सोयाबीन का जो ऑयल है उसको ज्यादा पसंद करते हैं हम स्टेटस के हिसाब से कि तू कौन सा खाता है, मैं ये खाता हूँ, मेरी अच्छी कंपनी है, तेरी घटिया कंपनी है। सुनीता जी, यहाँ पे हमें बड़ा जरूरी है बताना कि हमारे बाजार में कई तरह के तेल मिलते हैं, मस्टर्ड भी है, नारियल भी है, सोया भी है, और भी होंगे, ऑलिव भी है। इनमें से कौन सा तेल सबसे ज्यादा सुरक्षित है आपकी स्टडी के हिसाब से? देखिए, एक चीज जो हमने पाई, जो मुझे लगता है शिखा जी ज्यादा अच्छी तरह से बता पाएंगी, मगर जो हमारे अध्ययन से निकली कि कोई एक ऐसा तेल नहीं है जो सबसे अच्छा है। जो एक चीज समझने वाली है कि क्योंकि जो तेल है, जैसे श्री राम जी ने कहा, शिखा जी ने कहा, उसका जो साइंस है, विज्ञान है, वो यही है कि आपको ठीक मात्रा में खाना पड़ेगा, और उसकी जो मात्रा है, जो अलग अलग उसके पदार्थ हैं, उसकी मात्रा में आपको खाना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको मस्टर्ड कहा, सरसों का तेल, सरसों का तेल। अब जो हमारा अध्ययन है उससे इतना निकलता है कि सरसों का तेल सबसे ज्यादा बैलेंस्ड है। ये जरूर है कि उसमें मुफा बेहतर है, उसमें जो सैचुरेटेड फैट है कम है, उसमें मुफा काफी है, उसमें पूफा और मुफा का जो बैलेंस है वो सही है, उसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का जो रेशियो है वो भी सही है, और ओमेगा 9 भी प्रेजेंट है। तो अगर आप देखें, और अगर ऐसे देखें, तो जो तेल हमारे देश का है वो सही भी तेल है। अब ये भी विज्ञान कह रहा बात है ना कि पकौड़े तो आप सरसों में तल लेंगे, पूरियों का क्या करेंगे? भी तली जाती है। ये इन्होंने बड़ा सही बताया। इसी तरह की ऑब्जर्वेशन जो है इसी तरह की ऑब्जर्वेशन जो है वो हमारे अस्पतालों में भी है। जो लोग जो मस्टर्ड ऑयल यूज करते हैं, उनका HDL जो कि गुड क्वालिटी कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ा हुआ मिला, यानी कि उनके रक्षा जो है वो तेल करता है उसके शरीर में पेशेंट्स की। तो एक तरफ तो हम ऑलिव ऑयल या हमारा अपना जो है ये सरसों का तेल या ग्राउंडनट ऑयल या राइस ब्रान ऑयल रख सकते हैं, और दूसरी तरफ इनके कॉम्बिनेशन में जैसे सनफ्लावर ऑयल, सेफ्लॉवर ऑयल हुआ और सोयाबीन ऑयल है, इनमें से किसी एक को चुन सकते हैं, और दूसरी तरफ इनमें से किसी एक को चुन सकते हैं। और ये भी हमें बदल बदल कर लेने चाहिए, किसी एक का प्रयोग नहीं करना। मतलब ये नहीं कि आप अगर सरसों खा रहे हैं तो आप सरसों का तेल ही खाते चले जा रहे हैं, आपको सोया भी खाना है, आपको सनफ्लावर। इसका मतलब है कि एक बोतल खत्म हो गई तो दूसरी की ले लीजिए, तो रोटेट हो जाएगा। मगर इसमें एक चीज और जो निकल के आई, मैं इसमें जो हमें मुद्दे जो बहुत अच्छे लगे कि हम लोग जो चीज को नकार देते हैं वो ही निकल के आती है कि वो सही है। अच्छा। मैं आपसे एक चीज कहूंगी कि कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, जैसे हम लोग ने हिंदी में कहते कोलू का तेल। अब गांव में कोलू होते थे, फिर उसको हमने कहा ये तो बहुत खराब चीज है, ये तो होनी नहीं चाहिए, फैक्ट्री का तेल सबसे अच्छा है। आज पूरी दुनिया में निकल के आ रहा है कि कोल्ड प्रेस्ड ऑयल ही सबसे अच्छा है। तो तिल का तेल हो या आपका सरसों का तेल हो, अगर कोल्हू में निकला हो वो ही सबसे अच्छा। कोल्हू का बैल क्या करेगा ये बताइए? तो मारा गया, तो कुछ सोचिए। वो तो इन्होंने इसको बैन लगा दिया कुछ साल पहले। उसको खाना दीजिए तो वो भी संतुष्ट रहेगा। मगर यही मुझे लगता है इस देश के लिए सबसे बड़ा सवाल है कि जो आधुनिकपन है, हम लोग समझते हैं हम आधुनिकपन की तरफ जा रहे हैं और बहुत जल्दी भाग के जाना चाह रहे हैं, मगर थोड़ा बहुत अगर समझ के जाएं कि क्या आधुनिक है, क्या सही है, क्या उस देश में जो हम समझ रहे हैं सबसे आधुनिक है, क्या वो ही सही है, ये समझ के मुझे लगता है बढ़ने की जरूरत है। जी बताइए। शराब और सिगरेट पर ये लिखा गया कि ये दोनों पीने की हानिकारक है, पीने के लिए वो जहर है, लेकिन साथ में लिख दिया स्टेशनरी वार्निंग है केवल, और ये संवैधानिक चेतावनी है। ये लिखने के बाद में तो उसका असर ही खत्म हो गया। तो ये ऐसी बातें अगर होंगी तो फिर उस पर भी असर नहीं पड़ेगा। हम ये सोच करके संतोष कर लेते हैं ये तो वार्निंग है, खाली संवैधानिक वार्निंग है। क्या सवाल ये क्या हम वार्निंग बिल्कुल सीरियसली नहीं लेते, कोई कुछ कहता रहा है हम तो अपनी धुन में चलेंगे? आप मुझे बताइए। जी हम वार्निंग्स को सही से नहीं लेते हैं। क्यों आप मानते हैं क्यों हम वार्निंग्स को सीरियसली नहीं लेते? मतलब CSC वाले लगे हुए हैं, रिपोर्ट निकाली, उसके पहले भी डॉक्टर लोग बोल रहे, लेकिन हम नहीं सुनते। मुझे लग रहा है जो इस चीज के आदी हो चुके हैं वो फिर छोड़ने में मजबूर है, छोड़ नहीं सकते, उनसे छोड़ी नहीं जा सकती है, इसी कारण से यूज करना पड़ता है। लाचारी बस, कुछ भी हो वो यूज करेंगे ही। ओके, लाचारी वश है, लेकिन ये बहुत एक अजीब सी बात है कि लाचारी है और आप जहर पी रहे हैं या खा रहे हैं। हाँ जी साहब बताइए। मैम, भारत जैसे डेवलपिंग कंट्री में ये पूफा मुफा समझने वाले बहुत कम लोग हैं। हाँ बिल्कुल, तो सही। इतना तो हमें समझ में आता है ना कि ये चीज खतरनाक है, ये नहीं है, ये तो समझ में आता है, मोटी बात। वो तो बहुत कम ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं और इसमें इलिटरेट पर्सन की परसेंटेज ज्यादा है। तो गवर्नमेंट को
एक मेजरमेंट, एक मानक बनाना चाहिए और उस पे स्ट्रिक्ट होना चाहिए, अगर रियली वो मतलब पब्लिक के लिए सिंसियर है तो। और वो मानक के बेस पे जो जिनका ऑयल होता है वही मार्केट में आना चाहिए। जी, और जिस तरह की यहाँ पे बातचीत चल रही है, हम फाइनल कमेंट्स लेंगे और विशेषज्ञों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर भविष्य का रास्ता क्या है, वनस्पति तेल से हम कैसे बचें और क्या कुछ अपने खाने में शामिल करें जिससे हम एक स्वस्थ जिंदगी जी सकें। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक पे जाने से पहले एसएमएस का सवाल एक बार फिर से हम आपके लिए दोहरा दें। हमारा आज का सवाल है कि क्या एक आम आदमी वनस्पति तेल के खतरों के प्रति सजग है? अगर आप मानते हैं है तो लिखिए CMP A और अगर नहीं तो लिखिए CMP B और कर दीजिए SMS 5676733 पर। बने रहिए हमारे साथ। वनस्पति तेल के खतरों के प्रति आगाह कर रहा था हमारा ये कार्यक्रम। फाइनल कमेंट्स लेंगे। हमारे साथ यहाँ जाने माने विशेषज्ञ बैठे हुए हैं। श्रीराम खन्ना जी, उपभोक्ता मामलों के आप इतने बड़े जानकार हैं, आप कह रहे हैं कि जन जागरण करना पड़ेगा। किस तरह के जन जागरण की इस देश को जरूरत है कि जब तक इस पे मानक सरकार तैयार नहीं कर लेती, हम जनता जो कि उसको रोज खा रही है वो रुक सके। एक निवेदन मैं सब लोगों से करना चाहता हूँ, यहाँ बैठे हुए और दर्शकों से, कि 19 मार्च से ये मानक लागू होगा न्यूट्रिशन लेबलिंग का। जब भी आप कोई डिब्बा बंद वस्तु खरीदे, खाने से पहले लेबल पढ़ लें। जो समझ आए वो ठीक, जो नहीं किसी से पूछें और अपना ज्ञान बढ़ाएं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, कम से कम आधा घंटे व्यायाम करिए और काम पे चलिए। और ट्रांस फैट को लेके क्या कहेंगे आप? जितना कम खाइए उतना डॉक्टर से दूर भागेंगे आप। ओके जी, देखिए ये सही बात अभी हमारे दर्शकों में से किसी ने पूछा था कि कौन सा तेल लें। अभी मैंने बताया कि किसी एक तरह का तेल ना लेकर अगर हम कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयल्स यूज करें तो वो हमारे शरीर के लिए, हमारी सेहत के लिए ज्यादा अच्छे होंगे, और वो भी 2 तरह की श्रेणियों में। जो पूफा अगर हम ज्यादा ले लेंगे तो इन्फ्लेमेटरी जो डिजीजेज हैं वो राइज पर जाएंगी, इसलिए मूफा और पूफा दोनों तरह के ऑयल्स हमारे, दोनों तरह के उसमें हो, ये ज्यादा जरूरी है। इसीलिए एक तो आप जैसे हमारा अपना सरसों का तेल या मूंगफली का तेल या ऑलिव ऑयल जो अफोर्ड कर सकते हैं वो ले सकते हैं, और दूसरी राइस ब्रान ऑयल ले सकते हैं, और दूसरी तरफ सनफ्लावर ऑयल, रिफाइंड ऑयल, ये सारे रिफाइंड में ही आएंगे। तो दूसरी तरफ जो सनफ्लावर ऑयल, सीसम ऑयल, सोयाबीन ऑयल, इन दोनों श्रेणियों में से एक का चुनाव करके और कॉम्बिनेशन में लें। कभी वो इस्तेमाल करें, कभी दूसरा इस्तेमाल करें जी, तो ये उनकी सेहत के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। जी अरोड़ा जी, बोतलें किचन में होनी चाहिए, कभी ये और कभी ये, बारी बारी से अदल बदल के उसको ले बदल। अरोड़ा जी आप क्या कहते हैं? खासतौर से एजुकेशन देना जनरल पब्लिक को ट्रांस फैट के बारे में जो वनस्पति में पाया जाता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, पर ग्राहकों के प्रति कितनी जिम्मेदारी रेस्टोरेंट ओनर्स और इस तरह के जो व्यापार में लगे हुए हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी मानते हैं आप? जनरल पब्लिक जो रेस्टोरेंट्स में जाती है खाना खाने के लिए, दे शुड ऑलवेज ऑर्डर द फूड जिसमें लो फैट और लो कोलेस्ट्रॉल यूज किया जाता है। जी सुनीता जी, फाइनल कमेंट्स खासतौर से ट्रांस फैट को लेकर जो लड़ाई है ये तो लंबी खिंचने वाली है। बिल्कुल नीलम जी, मेरे तो बिल्कुल मैं आपको स्पष्ट करूंगी कि एक मानक बनने चाहिए। सरकार की अपनी कमेटी ने कहा है मानक बनने चाहिए। मुझे नहीं लगता कि सरकार को बिल्कुल भी देरी करनी चाहिए। वनस्पति का उद्योग जरूर हावी होगा सरकार के ऊपर, मगर मुझे लगता है हमारे स्वास्थ्य से कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। दूसरा, जहां लेबलिंग का सवाल है, मैं आज भी समझती हूँ कि लेबलिंग हमारे देश के लिए सही तरीका नहीं है। हमें मानक बनाने चाहिए और सरकार को मानकों का जांच करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल आता है कि आपने लिख दिया कि आप ट्रांस फैट फ्री हैं, तो सरकार को अपनी जांच होनी चाहिए कि वो ट्रांस फैट फ्री है कि नहीं है। और तीसरा, मुझे लगता है जैसे रेस्टोरेंट्स, बाकी की दुनिया में रेस्टोरेंट्स ने पहल करी कि हम ट्रांस फैट फ्री खाना देंगे, उस तरह की भी एक पहल होनी चाहिए जिससे इस देश में, मैं समझती हूँ आज पर्यावरण का सवाल ले लीजिए या खाने का सवाल ले लीजिए, यह हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ सवाल है। और अगर हम लोग अपने आप अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए लड़ाई नहीं करेंगे और सरकार को बिल्कुल स्पष्ट नहीं करेंगे कि इस चीज के साथ कोई खिलवाड़ नहीं। अच्छा, इसमें एक सवाल और छोटा सा निकलता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है उसमें कहते हैं कि 2% से ज्यादा ट्रांस फैट नहीं होना चाहिए, पर सवाल ये क्या भारतीय जलवायु भौगोलिक स्थिति, क्या वो भी एक मानक होता है जो तय करवाता है कि इंडिया में कितना होना चाहिए? देखिए नीलम जी, मैं इसमें विवाद में नहीं घुसूंगी, क्योंकि सरकार की अपनी कमेटी ने कहा है कि 15 और 5% होना चाहिए। मैं समझती हूँ कि सरकार की कमेटी ने कुछ तो जांच करी होगी, कुछ समझ से वो मानक सामने रखे होंगे। मैं उस
विवाद में ही नहीं घुस रही, मैं कह रही हूँ सरकार से कि अपनी कमेटी ने जो मानक कहा है कि 5% होना चाहिए, आप 5% घोषित करिए। अगर आपको 2 साल देने, 1 साल देना है, वो भी दे दीजिए, मगर आप इस सवाल को लेके आप ये नहीं कह सकती सरकार कि हाँ बहुत बड़ा सवाल है मगर उद्योग मान रहा नहीं है। यहाँ पर उद्योग का कोई सवाल ही नहीं आता, यहाँ पर हमारे स्वास्थ्य का सवाल है। जी हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। डॉक्टर साहब से हम कहेंगे फाइनल कमेंट्स में। डॉक्टर साहब, ट्रांस फैट की वजह से हमने देखा है हार्ट डिजीजेस, डायबिटीज, अल्जाइमर, महिलाओं को 10 तरह की और समस्याएं, ये सारी डिजीजेस है जो कि हमें घेर के रख रही हैं। आप क्या कहते हैं, लोगों को क्या कहते हैं खासतौर से अपनी सेहत के साथ कि वो खिलवाड़ न करें और इस तरह की चीजों से दूर रहें? जहाँ तक ये तो एक नोन फैक्ट है, हम हमेशा डाइट के बारे में बताते हैं, एक्सरसाइज के बारे में बताते हैं, लेकिन जो ये प्रोग्राम है और जो भी स्टडी की गई है, बेसिकली जो क्रक्स है वो अवेयरनेस है। तो मैं समझता हूँ कि जो डाइटिशियंस का रोल बहुत ज़्यादा होता है, नॉट ओनली इन द हॉस्पिटल्स। मैं समझता हूँ कि जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ लोग जॉब करते हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, तो जैसे हम पहले साइकोलॉजिस्ट को भी रिकमेंड किया है, उसी समय मैं ये कहता हूँ कि डाइटिशियंस इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस में अगर हों, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा है कि वो नॉलेज क्या है। हमने सुन लिया ट्रांस फैट, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं क्या खाएं क्या नहीं। तो उसके लिए जितनी देर हम 1-to-1 काउंसलिंग नहीं होती, तो दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। सो अगर हम डाइटिशियंस कोर्सेज को इनकरेज करें और मोर एंड मोर डाइटिशियंस ऑर्गेनाइजेशन में हों, तो काफ़ी हद तक ये जो एजुकेशन एंड अवेयरनेस की बात करते हैं और अल्टीमेटली जो हार्ट प्रॉब्लम हमें सबको कंसर्न है वो बहुत कम हो जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल। और मेरे ख्याल से फाइनली हम यही कहना चाहेंगे कि जो ज़बान का जायका है सिर्फ उसी को ही ध्यान में रखकर हमें नहीं खाना चाहिए। जो भी हम खा रहे हैं उससे पहले हमें ज़रूर सोचना चाहिए कि हम ये क्या खा रहे हैं, कहीं हम जहर तो नहीं खा रहे, कहीं अपनी ज़िंदगी को जहरीला तो नहीं बना दे रहे। इससे हमें दूर रखना चाहिए। खासतौर से ट्रांस फैट की यहाँ पर बात हुई। उम्मीद है कि दर्शकों में ज़रूर अवेयरनेस इस बारे में और ज़्यादा बढ़ेगी ताकि इस तरह की चीज़ें जो कि स्वास्थ्य के लिए हमारे हानिकारक हैं वो हमारे जीवन से निकल सकें। आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।